नमस्कार साथियों। ईओ आरओ एग्ज़ाम का जो सबसे बड़ा टास्क है यानी नगर पालिका कानून 2009 उसकी दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है और हम पिछले 2 वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं कि हम नगरपालिका एक्ट को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन भी कैसा है, बहुत ही सीधा, सरल और संक्षिप्त रिवीजन है और ऐसा ही रिवीजन होना भी चाहिए। जो लोग नगरपालिका एक्ट को पढ़ चुके हैं यानी सीरियस कैंडिडेट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो जो सीरियस कैंडिडेट है, जो गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक बार पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए तो ये क्लास कारगर है ही। लेकिन जो लोग अब एक्ट को लेकर बैठे हैं, अब उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी एक बार वीडियो को देखकर, दूसरी बार खुद एक्ट को पढ़कर, उसके संक्षिप्त में नोट्स बनाकर और पुनः इस वीडियो को देखकर अपने लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी प्रस्तावना के या बिना किसी भूमिका के सेशन में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी दूसरी क्लास। हम अब तक पढ़ रहे थे नगरपालिका एक्ट 2009 का अध्याय 2 जो हमारे कोर्स में है। इसका टाइटल था नगरपालिका का गठन और शासन। इसमें धारा 3 से 50 कवर होती है। तो धारा 3 से 25 तक हम पढ़ चुके थे, समझ भी चुके थे। और अगर आप कहें तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ ताकि हम आगे जो कंटिन्यू कर सके धारा 26 से। तो हमने देख ली थी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 3 में हमने देखा था परिसीमन के बारे में, 4 था कुछ उपबंधों के प्रवर्तन से छूट थी, 5 नगरपालिकाओं की स्थापना और निगमन से संबंधित थी, 6 में था कि नगरपालिका की संरचना क्या होगी, 7 में पदावधि या कार्यकाल किस तरह से होगा प्रथम बैठक से अगले 5 साल तक, 8 में हमने देखा था कि नगरपालिकाओं का जो शासन है वो नगरपालिका में ही निहित होगा, 6 में वार्डों का विभाजन देख लिया था जनसंख्या के आनुपातिक रूप में, और 10 में हमने देखा था कि वार्डों का अवधारण, जिसमें हमने वो उत्तर पश्चिम दिशा और वायव्य कोण की बात भी यहाँ पे की थी। इसके बाद में हमने देख लिया था 11, 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 11 में हमने ये देखा था कि नगरपालिकाओं के निर्वाचन किस प्रकार से होगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग वहां पर होगा। 12 में हमने देखा कि निर्वाचन आयोग अपनी शक्तियां उप निर्वाचन आयुक्त या सेक्रेटरी को भी प्रत्यायोजित कर सकेगा। 13 में ये था कि प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्वाचक नामावली तैयार होगी जो ईआरओ और एईआरओ की सहायता से होगी, और वोटर के लिए योग्यताएं भी हमने देखी थी कि 18 वर्ष का हो और वार्ड का निवासी हो। 14 में हमने देखी थी कि क्या अयोग्यता हो सकती है, कि वो मानसिक रूप से विकृत चित्त इस तरह से नहीं होना चाहिए, 3-4 अयोग्यताएं देखी। 15 में हमने देखा मिथ्या घोषणा अगर कोई करता है तो उसे 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 16 में हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति देखी थी राज्य सरकार के परामर्श पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, और सेम स्थिति थी जिला निर्वाचन अधिकारी की धारा 17 में। 18 में था कि चुनाव के लिए हम राज्य निर्वाचन आयोग को स्टाफ उपलब्ध करवाएंगे। 19 में था कि जो स्टाफ होगा वो प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। 20 में देख लिया था कि जो कोई अधिकारी चुनाव के काम में अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो 3 महीने से 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दोष सिद्धि पर दंडित किया जा सकता है। 21 में 22, 23, 24 और 25। 21 में हमने ये देख लिया था कि किसी सदस्य के लिए अर्हित व्यक्ति कौन होगा सदस्य के लिए, तो वो वोटर होना चाहिए, 21 वर्ष का होना चाहिए। फिर विशेष योग्यताएं भी 21 का में देखी थी। 22 में हमने देख लिया था कि एक वार्ड से अधिक स्थान पर चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी, और अगर ऐसा कर देता है 2 जगह से चुनाव लड़ने की कोशिश करता है तो नाम निर्देशन की तिथि के दिन 3 बजे तक उसको अपना नाम वापस लेना, अन्यथा उम्मीदवारी खत्म है। 23 में हमने देखा था ध्वनि विस्तारकों और वाहनों पर रोक थी, कब से, चुनाव की तिथि घोषित होने और चुनाव की प्रक्रिया संपूर्ण होने तक, और कोई उल्लंघन करता है तो फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर 24 में हमने देख ली थी कि क्या सामान्य अयोग्यताएं हैं सदस्यों के लिए, कि भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो,
खाद्य मिलावट निवारण कानून में उसमें दोष सिद्ध ना हो या लाभ के पद पर ना हो आदि एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमने डिस्कस की थी। 25 में हमने देखा था कि मतदान का अधिकार कैसे होगा, तो जो भी वोटर रजिस्टर्ड है वोटर लिस्ट में उन प्रत्येक को वोट देने का अधिकार होगा और एक से अधिक वोट देने पर उसका वोट शून्य माना जाएगा। ये थी 3 से लेकर 25 तक की बातें। चलिए रिवाइज करते हैं आगे धारा 26 से। धारा 26 का टाइटल है निर्वाचन में मतदान की रीति, मत देने की रीति, यानी मत किस प्रकार से दिया जाएगा। तो ये आपको मालूम ही है मत देने की रीति क्या होगी, प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से मत दिया जाएगा। अब वो ईवीएम से भी हो सकता है या बैलेट पेपर से भी हो सकता है, तो जो राज्य सरकार विहित करे उस प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से मत दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी जगह आप वोट देके आ जाए, ये प्रॉक्सी वोटिंग नहीं चलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि एक आदमी एक से अधिक स्थानों पर वोट दे दे, एक से ज़्यादा वोट दे दे, तो तब भी उसका जो वोट है वो शून्य और अवैध माना जाएगा। तो ये थी धारा 26 मत देने की रीति। बात करते हैं धारा 27 की। धारा 27 का जो टाइटल है वो है कि आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना। रिक्ति यानी कोई सीट खाली हो गई है, उसको किस प्रकार से भरेंगे। अगर कोई अब सीट खाली हो गई है किसी आकस्मिक कारण से, तो धारा 27 ये कहती है कि वहां पर यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाएगा। तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही किसी आकस्मिक कारण से रिक्त हो गया है, तो ये जो चुनाव होगा वो उपनिर्वाचन कहलाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, उपनिर्वाचन के द्वारा उस रिक्ति को भरी जाएगा। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर वो रिक्ति किसी सदस्य की मृत्यु होने से या फिर उसको पद त्याग कर देने से या उसको हटा देने से हुई है और वो सदस्य अगर आरक्षित वर्ग का है, तो जो रिक्ति भरी जाएगी, जो सीट भरी जाएगी, वह उसी आरक्षित वर्ग से ही भरी जाएगी। यानी एससी की या एसटी की या महिला या ओबीसी की अगर सीट है, मान लीजिए महिला की सीट है, तो वो महिला वर्ग से ही भरी जाएगी, आरक्षित सीट उसी वर्ग से ही भरी जाएगी। तो ये थी धारा 27, इतनी ही है। धारा 28 भी बहुत ही संक्षिप्त है, मात्र एक ही लाइन है जो आपको ध्यान में देनी है। और एक जो आपको कानून है उसका नाम आपको याद रखना है, आरपीए एक्ट 1951, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951। यह निर्वाचन अपराधों से संबंधित है। धारा 28 निर्वाचन अपराध। निर्वाचन अपराध में ये आरपीए एक्ट की जो धाराएं हैं, धारा 125 से लेकर 136, धारा 28 सिर्फ ये कहती है कि आरपीए एक्ट 1951 की 125 से लेकर 136 की जो धाराएं हैं वो नगरीय निकायों पर लागू होगी। इससे ज़्यादा इस धारा में और देखने के लिए कोई बिंदु है नहीं है। बढ़ते हैं धारा 29 की तरफ। धारा 29 का टाइटल है भ्रष्ट आचरण। निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण, यानी धारा 29 में ये बताया गया है कि भ्रष्ट आचरण क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के निर्वाचन संबंधी अधिकारों में, उसकी स्वतंत्रता में अगर हस्तक्षेप करता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए अगर किसी को कहता है कि भाई तुम चुनाव मत लड़ो, या तुम खड़े हो जाओ, या तुम अपना नाम वापस ले लो या नाम मत लो, या फिर तुम वोट दे देना या मत देना, यानी किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण अगर वो चुनाव को प्रभावित करना चाहे और इसके लिए लालच देवे, कोई इनाम देवे, पुरस्कार देवे या दान आदि की घोषणा करे, तो ये सभी क्या माने जाएंगे, भ्रष्ट आचरण। इसके साथ ही इसमें और बताया गया है कि और क्या क्या भ्रष्ट आचरण हो सकता है। तो धारा 29 कहती है कि अगर आप सामाजिक बहिष्कार की किसी को धमकी देते हो कि नहीं अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें समाज से बहिष्कृत कर देंगे, या आध्यात्मिक परिनिंदा करता है, या किसी के घर में अगर कोई सती हुई है तो उस सती महिमा को, सती की जो प्रथा है उसको महिमा मंडित करते हुए अगर वो चुनाव जीतने की या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करे, तो वो भी
भ्रष्ट आचरण है। इसी तरह से धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय, भाषा आदि के आधार पर चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कोई भी आचरण, कोई भी ऐसी क्रिया भ्रष्ट आचरण मानी जाएगी। और अंत में धारा 29 में ये कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी, राजपत्रित अधिकारी, क्योंकि ये सभी चुनाव में कार्यरत होते हैं, और इसी तरह से बल, पुलिस है, आबकारी है और राजस्व अधिकारी है, उन लोगों को भी दुष्प्रेरित करना, उनको भी किसी न किसी तरह से उनके पद का दुरुपयोग करने की कोशिश करना, वो भी भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। क्लियर है? धारा 29 भ्रष्ट आचरण। देखते हैं धारा 30 को। धारा 30 ये कहती है कि सिविल कोर्ट की अधिकारिता नहीं होगी। सिविल कोर्ट की अधिकारिता नहीं, कहां पर नहीं होगी? धारा 30 के अनुसार अगर निर्वाचन संबंधी जो भी अगर तैयारी की जा रही है या निर्वाचनों का संचालन किया जा रहा है, इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, जैसे वोटर लिस्ट तैयार करना या फिर सीटों का आवंटन करना, ठीक है। तो इस तरह की जो कोई भी चुनाव की जो भी तैयारी है और उसका संचालन है, ऐसे मामलों को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। यानी कोर्ट में चुनाव की तैयारी और उसके संचालन से संबंधित प्रक्रिया को, कैसे मामलों को न्यायालय में यानी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को आपत्ति हो, अगर किसी को ये आरोप हो कि नहीं भाई यहाँ तो चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ है या गलत तरीके से चुनाव हुआ है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो धारा 31 वहां पर इस बात को स्पष्ट करती है कि निर्वाचन संबंधी याचिका दायर की जा सकती है। यानी अगर किसी के पास में ऐसे आधार हो याचिकाकर्ता के पास में कि नहीं भाई ये जो उम्मीदवार था ये तो उम्मीदवार के लायक ही नहीं था, यानी ये तो अयोग्य था, या इसने चुनाव में भ्रष्ट आचरण किया है और गलत तरीके से चुनाव जीता है, या फिर याचिकाकर्ता ये कह दे कि नहीं भाई बहुमत तो मेरे पास में था बहुमत तो मेरे पास में था, इन्होंने अगर भ्रष्ट आचरण नहीं किया होता तो मैं जरूर चुनाव जीत जाता। तो इस तरह की अगर आपत्ति किसी को हो तो वो निर्वाचन याचिका दायर कर सकता है। लेकिन ये निर्वाचन याचिका कब दायर की जाएगी? तो धारा 31 ये कहती है कि चुनाव संपन्न होने के बाद, चुनाव होने से पहले तो ऑब्वियसली नहीं होगी और चुनाव चल रहे हैं तब भी नहीं होगी। धारा 31 ये कहती है कि चुनाव संपन्न होने के, यहां से प्रश्न बनेगा कि चुनाव संपन्न होने के बाद 30 दिन के अंदर, चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के 30 दिन के भीतर भीतर ही ये जो निर्वाचन याचिका है वो दायर की जा सकती है। कहां दायर की जा सकती है वो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है जिला न्यायाधीश के समक्ष या जिला न्यायालय में ये निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है, जिसमें याचिकाकर्ता जो भी उसको आरोप लगाने हैं या जो भी उसकी आपत्तियां हैं, आक्षेप हैं, वो निर्वाचन याचिका के माध्यम से दायर कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि याचिकाकर्ता यहाँ जिला न्यायालय पर भी संतुष्ट नहीं होता है, उसको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो यहाँ पर भी न्याय नहीं मिला है, ये फैसला मैं नहीं मानता या मेरे अनुकूल नहीं है, तब फिर वो क्या करे? तो धारा 32 में उस स्थिति को क्लियर किया गया है। धारा 32 ये कहती है कि जिला न्यायालय के कोई भी आदेश हैं तो उनकी अपील की जा सकती है। धारा 32 का टाइटल है जिला न्यायालय की अपील, उनके आदेशों की अपील। तो अपील कहां की जाएगी? उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। यहां पर भी पुनः एक समय सीमा निर्धारित की गई है।
जिला न्यायालय के आदेश के या निर्णय के, कह लीजिए निर्णय के 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। जिला न्यायालय के निर्णय के 30 दिन के भीतर उस आदेश की अपील की जा सकती है। कहाँ? उच्च न्यायालय में। क्लियर है धारा 32। आगे बढ़ते हैं धारा 33 की तरफ। बात करते हैं धारा 33 की। धारा 33 का टाइटल है समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपात्र होने पर। समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपात्र होने पर ऐसी दशा में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो अपात्र किस तरह से होगा? धारा 33 ये कहती है कि धारा 31 व 32 के अधीन, 31 थी कि भाई जिला न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है और 32 था कि भाई उसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो अगर धारा 31 व 32 के अधीन किसी नगर पालिका के सभी सदस्यों को, सभी नहीं तो उसके कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक सदस्यों का जो निर्वाचन है, अगर उसे अपात्र घोषित कर दिया जाए, शून्य घोषित कर दिया जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो धारा 33 ये कहती है कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उस पूरी की पूरी नगर पालिका को ही भंग कर देगी। नगर पालिका को भंग कर दिया जाएगा, नगर पालिका भंग हो जाएगी। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर 31 व 32 के अधीन किसी नगर पालिका के सभी सदस्यों या 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है या अपात्र घोषित कर दिया जाता है, तो राज्य सरकार उस पूरी नगर पालिका को भंग कर देगी। ठीक है। धारा 34। धारा 34 में ये बताया है कि आदेशों की अंतिमता, आदेशों या विनिश्चयों की अंतिमता, यानी ये आदेश या विनिश्चय, विनिश्चय मतलब निर्णय अंतिम माने जाएंगे। कौन से वाले? अगर किसी ने, जैसे 31 में हमने पढ़ा, जिला न्यायालय में चला गया है याचिका दायर करने के लिए और वहां संतुष्ट हो गया है, उससे आगे ऊपर उसने हाईकोर्ट में उसकी अपील नहीं करी है और जिला न्यायालय तक ही पहुंचा है, तो वहां पर जिला न्यायालय का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। लेकिन अगर उसने जिला न्यायालय के निर्णय की अपील हाईकोर्ट में कर दी है, तो हाईकोर्ट का डिसीजन वहां पर फिर अंतिम होगा। हाईकोर्ट से ऊपर निर्वाचन संबंधी मामलों की अपील नहीं होगी। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो निर्वाचन संबंधी मामलों या निर्णयों की अंतिमता कहाँ है, कहाँ जाके खत्म होती है? हाईकोर्ट पर। इसके बाद में हम देखते हैं धारा 35। धारा 35 में ये बताया गया है निरर्धताएं, यानी अयोग्यताएं। इसमें यह कहा गया है कि धारा 28 और धारा 29 के अधीन, 28 में एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूं, हमने पढ़ा था आरपीए एक्ट यानी कि लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951, और उसके अंदर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि धारा 125 से लेकर 136 तक कुछ निर्वाचन संबंधी अपराधों के बारे में बताया गया है। यानी 28 में आ रहे हैं निर्वाचन अपराध और 29 जो अभी बात हमने की थी भ्रष्ट आचरण की, भ्रष्ट आचरण। तो अगर 28 और 29 के तहत किसी को दोष सिद्ध ठहरा दिया जाता है, अगर कोई सदस्य दोष सिद्ध हो गया है तो फिर क्या किया जाएगा? तो धारा 35 ये कहती है कि उस पर दोष सिद्धि की तारीख से अगले 6 वर्ष तक उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है।
28 और 29 के अधीन अगर किसी को दोष सिद्ध ठहराया जाता है, दोषी करार दिया जाता है, तो आगामी 6 वर्षों तक उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन धारा 36 ये कहती है कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग को कुछ ऐसे कारण लगे कि भाई ये कारण ठीक है, ये उचित मानती है, तो उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, कौन? राज्य निर्वाचन आयोग को ये शक्ति होगी कि वह उस अवधि में, कौन सी अवधि, जो 6 वर्ष की भी बात करी थी, उस अवधि को या तो पूर्णतः ही हटा देगी कि नहीं भाई 6 वर्ष आपके हटा दिए जाते हैं, ये पाबंदी आपके हटाई जा सकती है, या उसमें कमी कर देगी। तो ये शक्ति, ये पावर किसको है? राज्य निर्वाचन आयोग को, कि वह उस अयोग्यता में कमी कर सकेगी। ये थी धारा 36। बात करते हैं धारा 37 की। धारा 37 का टाइटल है पद की शपथ। यानी धारा 37 ये कहती है कि कोई भी सदस्य जो निर्वाचित हो गया है, सदस्य बन गया है, मतलब नगरपालिका का आप सदस्य, उसे 1 माह के भीतर ही अपने पद की शपथ, निर्धारित प्रारूप में पद की शपथ लेनी होगी 1 माह में। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये शपथ कहाँ लेगा? जिला कलेक्टर के पास में, या फिर जिला कलेक्टर द्वारा जो भी नामित अधिकारी, ऑथोराइज्ड व्यक्ति है, अधिकारी है, उसके समक्ष उसको पद की शपथ 1 माह के भीतर लेनी होगी। लेकिन अगर वह सदस्य यह शपथ नहीं लेता है 1 माह के अंदर, तो ऐसा माना जाएगा कि भाई वो सीट ही खाली है, उस सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ छूट का भी प्रावधान बताया है कि मान लीजिए वो सदस्य अगर जेल में विचाराधीन कैदी है, ठीक है, या फिर राजनीतिक रूप से नजरबंद है, तो वहां पर ये जो 1 माह की अवधि की जो अनिवार्यता है वो वहां पर लागू नहीं होगी। क्लियर है? पद की शपथ लेनी होगी, 1 माह के भीतर लेनी होगी, जो जिला कलेक्टर के समक्ष या ऑथोराइज्ड अधिकारी के समक्ष लेगा। लेकिन अगर वो सदस्य विचाराधीन कैदी या राजनीतिक रूप से नजरबंद व्यक्ति है, तो वो वहां पर 1 माह की अवधि वहां पर लागू नहीं होगी। वो बाद में भी जब यहाँ से वो फ्री हो जाएगा, यहाँ से छूटेगा, तो शपथ ले सकता है। तो ये थी धारा 37। इसके बाद में बात करते हैं धारा 38 की। धारा 38 का जो टाइटल है वो है सदस्य का त्याग पत्र, यानी कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता से त्याग पत्र किस प्रकार से देगा। तो यहाँ पर है कि निर्धारित एक प्रारूप होता है, और वो निर्धारित प्रारूप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्टेड होगा, सत्यापित होगा, और ऐसा सत्यापित नोटिस अध्यक्ष को वो सदस्य देगा, और इस तरह से वो अपना त्यागपत्र दे पाएगा। 15 दिन की अवधि का नोटिस दिया जाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से वो नोटिस सत्यापित होना चाहिए और अध्यक्ष को दिया जाना चाहिए। तो त्यागपत्र की प्रक्रिया वहां पर धारा 38 में बताई गई है। इसके बाद में बात करते हैं धारा 39 की, कि सदस्यों को हटाने की क्या प्रक्रिया हुई। ये तो थी प्रक्रिया त्यागपत्र की। इसके बाद में बात कर रहे हैं सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया क्या होगी? धारा 39 ये कहती है कि अगर कोई सदस्य धारा 14, धारा 21 या धारा 24 में वर्णित जो अयोग्यताएं हैं या निरर्ताएं हैं, अगर उनमें से किसी को प्राप्त कर लेता है, तो फिर ऐसे सदस्यों को हटाया जा सकेगा। धारा 14 हमने पढ़ ली थी, भाई वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, पागल, दिवालिया या विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। 21 में उसके आयु का था, खैर आयु, और इसके अलावा जो सेम वर्ग का होना चाहिए, इस तरह से इसमें बात थी। वहाँ का निवासी होना चाहिए। 24 में हमने किसी वाद की या दोष सिद्ध होने की या भ्रष्ट आचरण की, लाभ के पद की, इस तरह की अयोग्यताओं के बारे में पढ़ा था। तो धारा 39 ये कहती है कि अगर किसी सदस्य में 14, 21 या धारा 24 के अंदर वर्णित अगर कोई अयोग्यता आ जाती है तो उसको हटाया जा सकेगा। या अभी हमने धारा 38 में ही अभी देखा कि 38 नहीं,
37 में देखा कि वो पद की शपथ नहीं लेता है 1 महीने के भीतर या लगातार अनुपस्थित रहता है, तो तब भी ऐसे सदस्यों को नगर पालिका की सदस्यता से हटाया जा सकेगा, उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकेगा। लेकिन ये सदस्यता को समाप्त करने के लिए भी एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। धारा 39 में आगे ये बताया गया है कि वो प्रक्रिया क्या होगी। तो वो प्रक्रिया कुछ इस तरह से होगी कि ऐसे सदस्य की जांच करने के लिए एक अधिकारी बैठाया जाएगा। अधिकारी कौन होगा? एक जिला स्तर का न्यायिक अधिकारी होना चाहिए। जिला स्तर का न्यायिक अधिकारी उस सदस्य के विरुद्ध जो भी आरोप है या अयोग्यताएं हैं उनकी जांच करेगा। ठीक है, जांच के दौरान वो पूरी सीपीसी की पालना करेगा, जैसे कि मतलब उसको सम्मन देना, साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुतिकरण करने का या सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। मतलब पूरा स्पष्टीकरण सदस्य को भी ये पूरा अवसर देगा कि वो अपने पक्ष में अपनी बात को रख सके। तो सीपीसी का अनुपालन वहां पर जिला न्यायिक अधिकारी करेगा और इस न्यायिक प्रक्रिया के दौरान वो जो सदस्य है उसे नगर पालिका की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। और एक बार जब न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, जो भी निष्कर्ष सामने आएगा, तो राज्य सरकार गजट में एक आदेश पारित करके उस निर्णय को वहां पर बता सकेगी और उस राज्य सरकार के आदेश को फर्दर किसी कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा, चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो ये थी धारा 39 सदस्यों को हटाने की क्या प्रक्रिया है वो बता रही है। आगे बढ़ते हैं धारा 40 की तरफ। धारा 40 में ये बताया गया है कि पदावधि समाप्त होने के बाद भी कुछ अभिकथनों की जांच, यानी धारा 40 ये कहती है कि पदावधि यानी कार्यकाल अगर समाप्त हो गया है किसी सदस्य का, तो कार्यकाल की समाप्ति के बाद में भी उसके विरुद्ध अगर कोई ऐसे आरोप पाए जाते हैं, अयोग्यताएं पाई जाती है, अनियमितताएं पाई जाती है, तो उनकी जांच की जा सकती है, भले ही उसका कार्यकाल समाप्त हो गया हो। तो ये थी धारा 40 तक हम पहुंच गए हैं। 15 धाराएं हमने 26 से 40 अभी देख ली है। एक बार चलिए थोड़ा फास्ट रिकेप कर लेते हैं ताकि पीछे वाला भी याद रह जाए। हमने देखी थी धारा 26 से आज का जो सेशन था शुरू किया था। धारा 26 में हमने देखा था कि भाई मत देने की क्या रीति होगी, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से मत देंगे। 27 में हमने ये पढ़ा था कि आकस्मिक रिक्तियां हो गई है तो उनको किस तरह से भरा जाएगा। ठीक है, 28 में हमने आरपीए एक्ट के निर्वाचन अपराधों के बारे में देखा। 29 में हमने देखा कि भ्रष्ट आचरण भी अगर कोई करता है तो वो क्या क्या हो सकता है, भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में क्या क्या आएगा। धारा 30 में ये बताया था कि ऐसे भ्रष्ट आचरणों को चुनाव से पहले, तो है ना, चुनाव संपन्न होने से पहले सिविल कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप ऐसा कीजिए, धारा 31 के अनुसार चुनाव संपन्न होने के 1 माह के भीतर उसी जिला न्यायालय में निर्वाचन याचिका दायर कर दीजिए। और अगर आप वहां से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो धारा 32 में आप हाईकोर्ट चले जाइए। ठीक है, वहां अपील कर दीजिए। धारा 33 ये कह रही है कि 31 और 32 में अगर सभी सदस्यों को अपास्त कर दिया है तो पूरी नगर पालिका को ही भंग कर देते हैं। ठीक है, धारा 34 ये कहती है कि भंग करी जो करी, अब यहाँ पर जो निर्णय है वो जिला न्यायालय के या उससे ऊपर कहीं अपील करिए तो हाई कोर्ट के निर्णय और विनिश्चय अंतिम माने जाएंगे। धारा 35 के अनुसार अगर किसी ने 28 और 29 में दोष सिद्धि हो गई है कि भ्रष्ट आचरण कर लिया है या फिर निर्वाचन अपराधों में संलिप्त पाए हैं, तो धारा 35 से उसको 6 साल के लिए पाबंद कर दिया जाएगा कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन अगर राज्य निर्वाचन आयोग अगर चाहे तो 36 में उसको छूट दे सकती है, उसकी उस सजा की अवधि जो है ना 6 साल उसको कम कर सकती है। फिर हमने कहा कि चलो जो हट गए, निलंबित हो गए, अयोग्य हो गए, उनको जाने दो। 37 में जो नए उम्मीदवार बने हैं, जो नए सदस्य बने हैं, उनको तो पद की शपथ दिलवाओ। तो उनको 1 महीने के अंदर जिला कलेक्टर के समक्ष पद की शपथ लेनी होगी। और
लेकिन अगर किसी की मर्जी नहीं है, किसी की इच्छा नहीं, तो 38 में वो त्याग पत्र दे देवे, ठीक है। और त्याग पत्र देने वाले ठीक है, लेकिन अगर हमारी इच्छा हुई, अगर हमको लगा कि भाई आप अयोग्य हो, तो हम पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए 39 में आपकी सदस्यता को ही समाप्त कर देंगे। और सदस्यता तो समाप्त करेंगे सो करेंगे, 40 के अंदर हम आपकी पदावधि समाप्त होने के बाद में भी आपके विरुद्ध जांच करेंगे। तो ये 26 से 40 तक की 15 धाराएं जो हैं हमने अभी पढ़ी, आपको रिकेप हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं धारा 41 की तरफ। धारा 41, धारा 41 बहुत ही सामान्य सी, छोटी सी है कि इसमें यह बताया गया है कि किसी सदस्य को जिसे धारा 39 के अधीन हटाया गया है सदस्य से, तो ऐसे उस सदस्य को, ऐसे उस व्यक्ति को अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाएगा। यानी वो अगले 6 वर्ष तक पुनः चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। धारा 41 क्लियर है। 39 में हटाए गए सदस्य को अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाएगा। बात करते हैं धारा 42 की। धारा 42 में कहा गया है कि दोहरा पद धारण करने पर प्रतिबंध रहेगा। यानी कोई भी एक सदस्य, ऐसे नहीं कि 2-2 पदों पर रहे। मान लीजिए कि कोई सांसद है या विधायक है या कोई पंचायत का सदस्य है, वो अगर नगर पालिका का सदस्य बन जाता है तो उसे कहीं से भी, दोनों में से किसी एक स्थान से अपना त्याग पत्र देना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसके नगर पालिका की जो सीट है वो चली जाएगी, वो रिक्त मानी जाएगी। तो दोहरा पद धारण नहीं कर सकता, चाहे वो सांसद हो, एमएलए, एमपी। अगर वो निर्वाचित हो जाते हैं तो कहीं किसी एक स्थान से अपना त्याग पत्र देंगे। इसके बाद बात करते हैं धारा 43 की। धारा 43 कहती है कि नगर पालिकाओं में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताती है। धारा 43 के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, जिन्हें एक निर्धारित रीति से निर्वाचित किया जाएगा। और यहाँ पर भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए भी SC, ST, महिला, इन जो आरक्षित स्थान है वो जनसंख्या के आनुपातिक रूप में यहाँ पर भी आरक्षित इनके लिए भी रहेंगे। इसके साथ ही धारा 43 में ये बताया है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अधिकतम 1 माह तक अनुपस्थित रह सकते हैं, एब्सेंट रह सकते हैं नगर पालिका की कार्यवाही से। अगर इससे ज्यादा अवधि तक वो अनुपस्थित रहते हैं तो फिर उनको हटाया जा सकेगा। और इसके साथ ही उन्हें 6 माह तक का अवकाश मिल सकेगा। 6 माह तक वो अवकाश पर रह सकते हैं। देखिए दोनों में अंतर है, ये अवकाश है 6 माह तक, ये अनुपस्थिति है। तो 6 माह तक अवकाश पर वो रह सकते हैं। इसके साथ ही धारा 43 के अनुसार अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकता है। और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित होंगे उनके नाम हैं वो गजट में प्रकाशित किए जाएंगे। और साथ ही इन अध्यक्ष उपाध्यक्ष को नगर पालिका की निधि से मासिक भत्ते और सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। तो ये थी धारा 43, रिवाइज हो गई होगी। धारा 44 की बात करते हैं। धारा 44 ये बताती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का जो निर्वाचन है उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। यानी उनके निर्वाचन को कहाँ चैलेंज किया जा सकता है? वही बात है, जिला न्यायालय में निर्वाचन याचिका के माध्यम से। यानी निर्वाचन याचिका लाकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन को जिला न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। ठीक है। धारा 45, धारा 45 का शीर्षक है नगर पालिका के मुख्य कार्य। यानी नगर पालिका क्या क्या काम करेगी, उसके मेन जो काम है वो कौन कौन से होंगे।
इसके लिए एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट अधिनियम में दी हुई है। अगर आप एक बार भी उसे पढ़ेंगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप उनको पढ़ते ही समझ जाएंगे। और अगर ऑप्शन भी आपके सामने आता है कि भाई निम्न में से कौन सा कार्य नगर पालिका का है या इनमें से कौन सा नहीं करती है कार्य नगर पालिका, तो आप झट से उसको पहचान जाएंगे। बड़े सिंपल से हैं, मैं ये 2-4 आपको बता देती हूँ। जैसे वहाँ पर नगर पालिका के क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य की देखभाल करना, स्वच्छता, साफ सफाई करवाना, गंदगी कूड़ा करकट हटवाना, अपशिष्ट जो पदार्थ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो करना, आवारा पशुओं का प्रबंधन करना, मृत पशुओं का प्रबंधन करना, सार्वजनिक मार्गों का नामकरण करना, नालियों की सफाई हो गई, सड़कों की सफाई हो गई, फुटपाथ का विकास करना, उस क्षेत्र की जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास की योजनाएं हैं वो तैयार करना, कच्ची बस्तियों की जो देखभाल है वो भी उसमें आ जाएगी। और इसके साथ ही बहुत से छोटे मोटे काम आते ही जाएंगे जो नगर पालिका के मुख्य कार्य में होंगे। लाइट है, लाइट की व्यवस्था, और इसी तरह से जो भवन है उनकी सुरक्षा, सार्वजनिक जितनी भी संपत्तियां जैसे सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय हैं तो इनका रख रखाव करना। तो इस तरह से ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जनरल सी बातें हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही बात करते हैं धारा 46 की। धारा 46 बताती है कि मुख्य कार्य तो हो गए, अब नगर पालिका के कुछ अन्य कार्य भी हो सकते हैं जो इनसे जनरली थोड़ा हटकर हैं। तो अन्य कार्य क्या है? अन्य कार्य में ऐसे हो सकता है कि जैसे पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संरक्षण पर ध्यान देना, या फिर टीकाकरण, बीमारी हो गई है तो उसका टीकाकरण करना, या बीमारियों का उन्मूलन रोकथाम करना, अथवा शिक्षा और संस्कृति के विषय में योजनाएं बनाना, उसको बढ़ावा देना, या मान लीजिए कोई बाढ़, सूखा या भूकंप ऐसे कोई आपदा की स्थिति आ गई है तो फिर वहां पर प्रबंधन करना। इसके साथ ही सामुदायिक संबंधों का विकास करना, कोई मेले, त्योहार, प्रदर्शन ऐसे आ गए हैं तो वहां पर भी प्रबंध करना। तो इस तरह के जो कार्य हैं वो अन्य कार्यों की श्रेणी में आएंगे। ये भी आपको एक बार पढ़ते ही समझ में हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं धारा 47। धारा 47 कहती है कि भाई मुख्य कार्य और ये अन्य कार्य तो हो गए हैं, राज्य सरकार चाहे तो एक आदेश पारित करके जो उसको उचित लगे वो अलग से विशेष कार्य भी उसको सौंप सकती है नगर पालिका को। विशेष कार्य जो राज्य सरकार आदेश पारित करके जारी करे कि भाई आप ये कार्य कीजिए, तो वो भी धारा 47 के अनुसार नगर पालिका करेगी। इसके बाद में बात करते हैं धारा 48 की। धारा 48 में बताया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के कार्य और उनकी शक्तियां, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या कार्य करेंगे। तो वही है बैठकों की अध्यक्षता करना या उपाध्यक्षता करना, बैठकों का संचालन करना, और जो अधिनियम है, एक्ट है, उसकी पालना करना। तो ये होंगे अध्यक्ष उपाध्यक्षों के कार्य। धारा 49 है वो बताती है मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्य। ये आप होंगे, आपको अपने शक्तियों से, अपने कर्तव्यों से परिचित होना चाहिए। हो सकता है कि आप परिचित हो भी गए होंगे। चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्य क्या होंगे, यानी कि वो नगरपालिका के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनका रख रखाव करेगा, अभिलेखों की सुरक्षा का दायित्व उसके ऊपर होगा। इसके साथ ही बैठकों का संचालन करेगा, बैठकों की कार्यवाही देखेगा, बैठकों में कोई रिपोर्टिंग करनी हो तो वो करेगा। अगर किसी मामले जो आते हैं धन के, चोरी के, कपट या गबन के, तो उनमें जांच करेगा, रिपोर्टिंग करेगा। कोई भी वित्तीय अनियमितताएं आती है, ऑडिट में बताई गई है, तो उनको हटाएगा। और इसी तरह से अधिनियम की पालना करेगा, राज्य सरकार के आदेशों को, परिपत्रों को, उनकी पालना करेगा। तो इस तरह से, और नगरपालिका के जो भी कार्मिक हैं उनको भी अपने नियंत्रण में रखेगा। तो ये सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्य होंगे। इसके बाद देख लेते हैं धारा 50। इस अध्याय 2 की अंतिम धारा है धारा 50। धारा 50 का टाइटल है कार्यभार सौंपना।
यानी कार्यभार सौंपना। ऐसी नौबत क्यों आई? धारा 50 ये कहती है कि अगर कोई अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष या मान लीजिए सदस्य है, तो अगर उनको निलंबित कर दिया जाता है या वो पद से हट गए हैं या उन्होंने पद त्याग कर दिया है, चाहे अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो या सदस्य, तो फिर ऐसी स्थिति में उनका जो कार्य है वो कौन करेगा, या फिर उनके जो रिकॉर्ड दस्तावेज है वो किसे सौंपे जाएंगे ताकि उनकी रखरखाव हो वो सुरक्षित रह सके। तो धारा 50 ये कहती है कि अगर कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य निलंबित हो जाए या त्यागपत्र दे दे या हट जाए, तो फिर उनके जो रिकॉर्ड और दस्तावेज हैं वो अध्यक्ष के हैं तो वो उपाध्यक्ष को सौंपे जाएंगे उसका कार्यभार, या फिर अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्य सरकार किसी भी सदस्य को जिसे राज्य सरकार निर्देशित करे उसको सौंपे जाएंगे। तो अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष की इस अनुपस्थिति में अध्यक्ष को सौंपे जाएंगे, और अध्यक्ष नहीं है तो फिर राज्य सरकार जिस किसी भी सदस्य को निर्देशित करे। और ऐसा ही सदस्य के मामले में भी देख लेंगे, तो सदस्य के जो भी रिकॉर्ड दस्तावेज है, कार्यभार है, वो अध्यक्ष को सौंपे जाएंगे। तो इस तरह से धारा 50 भी यहाँ पर पूरी होती है। इसी के साथ ही ये जो अध्याय 2 है ये संपूर्ण होता है। एक बार 50 से पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। 50 कार्यभार सौंपना हो गया, 49 हो गया मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्य, शक्तियां, कर्तव्य, 48 था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, 47 हो गया था कि राज्य सरकार चाहे तो नगर पालिकाओं को और भी अलग से कार्य दे सकती है, 46 था कि नगर पालिका के अन्य कार्य क्या होंगे, और 45 ये था कि नगर पालिका के मुख्य कार्य क्या होंगे। तो इसी तरह से आज का जो हमारा दूसरा सेशन था नगर पालिका एक्ट का, जो दूसरी क्लास थी, वो यहाँ पर पूरी होती है। आपके विचारों से मुझे कमेंट सेक्शन में अवगत करवा सकते हैं। बने रहिएगा हमारी तीसरी क्लास में नगर पालिका एक्ट 2009 अध्याय 3 के साथ। धन्यवाद।